तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज मैं 2 दिन बाद आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए और कॉलेज की भी छुट्टी करनी पड़ी उस वजह से, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता बनाने का। तो आज मैं सोच रहा हूँ, मेरी 11th क्लास की बुक में हिंदी की में एक चैप्टर है बहुत ही बढ़िया। मैं आपको वो रीड करके दिखाऊंगा, मतलब सुनाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो सुन लेना, नहीं तो चले जाना छोड़ के। हालांकि चैप्टर उसमें सभी अच्छे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सुनेंगे या फिर क्या करेंगे। मैं कटिंग करवाई अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप तो तारीफ करते रही हो, इसीलिए खुद ही कर लो। तो चलिए मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। ये है बुक, ओपन करते हैं और चैप्टर देखते हैं इसमें कौन सा है। ये देखो, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, आचरण की सभ्यता, शिक्षा का उद्देश्य, आनंद की खोज और अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, गेहूं बनाम गुलाब। ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का। इनमें से नहीं है, हाँ ये है प्रेमचंद का बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित, समय, ध्रुव यात्रा। मैं आपको बलिदान सुनाता हूँ 230 पे, बहुत अच्छा चैप्टर है। भाई साहब ज़्यादा आगे आ गए, 262 पे आ गए। जयशंकर जी आ गए, हालांकि लंबा है काफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं करता। इसका मतलब है कि पहले लोग उन्हें मंगरू नाम से बुलाते थे। जब से वो कांस्टेबल हुए हैं तब से उन्हें कोई मंगरू नहीं बुलाता। उन्हें का नाम मंगल सिंह हो गया है, उन्हें सब मंगल सिंह के नाम से ही बुलाते हैं। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम काले का दीन हो गया है। एक कल्लू करके आदमी है, उसे पहले कल्लू कल्लू कहा करते होंगे आदमी। तो उसने एक थानेदार से मित्रता कर ली और गांव का मुखिया बन गया, तो उसे अब कोई कल्लू नहीं कहता, वो काले का दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरखचंद्र कुरमी अब हरखू हो गए हैं। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटियामेट कर दिया। जब से विदेशी शक्कर आई उसका धंधा चौपट हो गया। पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, क्या नाम है, हरखू के यहाँ। तो धीरे धीरे कारखाना टूट गया, ज़मीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसमें अहंकार है तो वो जाता नहीं है, चाहे कितना ही गरीब हो जाए, कितना ही अमीर हो जाए। गरीब है उसमें, हालांकि गरीब में घमंड नहीं होता है। अगर कोई अमीर है उसमें घमंड है तो वो जाएगा नहीं, कभी भी नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो जाए। उसके
उसके सब कुछ ढंग तौर तरीके तजुर्बे सब कुछ चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो उसमें से वो नहीं जाएगी, अभिमान नहीं जाएगा। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा, रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है, लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात करता है, कहता है, बेला कहता है, और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता था, कुंवार मास में मलेरिया से भी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा। यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह नहीं की, परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की ज़रूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी गुर्ज का सर पिलाता, कभी गदापूर्णा की जड़ पर उन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए हैं। उसके दिन आ गए भैया, अब नहीं बचेगा। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना भैया, बता रहे हो तो लेते भी आना। अरे यार, मेरे पास स्टैंड भी तो नहीं है। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन यह भी नज़र बचा लेता। या तो उसे वह सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था। जो हरखू था वो कभी कालिका दीन को देखता तो उनसे बोलता, भैया दवा ले आए क्या? कभी मंगल सिंह को देखते तो उनसे बोलते, भैया दवा ले आए क्या? लेकिन वो बच के निकल जाते। शायद उनको क्या नाम है, हरखू को पता नहीं था कि भाई साहब दवा पैसों से आती है, फ्री में कोई थोड़ी ना ला देगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय समझता, या तो उसे जीवन निराश हो गया, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। 3 काम हुए हैं हरखू के साथ। या तो वो पैसे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, या उसे पता नहीं था कि पैसे से दवाई आती है, या तीसरी बात उसे जीना ही नहीं था। 3 ही काम हो गए सकते हैं। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर भी त्याग दिया। टपक गया भैया, खत्म।
गिरधारी ने उसका सब बड़ी धूमधाम से निकाला। क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर और गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बहीं। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मर जाता। भैया हरखू तो चला गया। बेला जो गांव था उसमें न होली मनी, न अबीर के गुलाल उड़े, न डफली बजी और न ही भांग पी। भंग का मतलब भांगी है इसमें। कुछ लोग तो हरखू को गालियां देते थे कि मर गया कमीना, 4 दिन बाद मर जाता तो कम से कम होली तो मना लेते, लेकिन नहीं, अभी मरिएगा मर जा। लेकिन इतना निर्लज्ज कोई नहीं था कि शोक के आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम न आए, न काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरखू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़ गए। 5 बीघा ज़मीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेव बांध से ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था, जो उसका बेटा था वो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। यहाँ पर जो गांव के लोग थे वो ज़मीन हड़पने के लिए आने लगे। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन न लेने देते। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था। लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। ओंकारनाथ करके कोई गांव के मुखिया होंगे, उनके पास लोग आते थे, भैया हमारा लगान ले लो लेकिन हरखू की ज़मीन हमें दे दो। जो पैसे कोई डबल दे रहा था कि भैया ये पैसे ले लो और हमको हरखू की ज़मीन दे दो। लेकिन ओंकारनाथ सबको टाल देते। वो सोचते रहे थे कि गिरधारी का हक सबसे पहले है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो उसे खेत उसी को देना चाहिए। जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने आया, तब जमींदार साहब गिरधारी को बुलाए और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने नौकर कहा, उन्हीं खेतों का तो यही आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओंकारनाथ, नहीं नहीं, जरूर जोतो तुम, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे थोड़े छीनने थोड़ी आया हूँ। मतलब छोड़ने को थोड़ी कह रहा हूँ, बात ये कही है। हरखू ने उन्हें 20 साल तक जोता और उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के रुपये 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने कहा, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। भाई साहब, किसी का उसका गिरधारी का बाप मर गया, हरखू तो कहाँ से लाएगा? हाँ, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता भाई। इतनी रियायत कर रहा हूँ, वो क्या कम है? इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अरे भाई, वो भी सही बोल रहा है, लेकिन अब उसके दोनों ही साइड से प्रॉब्लम्स हैं। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेच कर 50 रुपये का कर सकता हूँ, इससे बेशी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं।
कहीं यह चंदा कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन से सैकड़ों रुपए डालियों में उठ जाते हैं, जिसे डाली न दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों को सजाता हूँ। उस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर न करूँ तो नक्कू बनूं और सबकी आँखों में का कांटा बन जाऊं। साल में 1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया साता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर दाखिला करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं दूसरा प्रबंध कर लूँगा। 2 पैराग्राफ क्लियर हो गए हैं। मैं अभी बंद करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। हालांकि इस चैप्टर में पहले हरकू मरता है, फिर उसका ये लड़का गिरधारी होता है, वो भी मर जाता है। और ये जो सेठ होता है ओंकारनाथ, वो खेत दूसरे को दे देता है। वो जब जोतने जाता है पहले बैल मरता है उसका। देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हरकू मारा गया, उसके बाद में ये जो उसके पास पैसे होंगे नहीं गिरधारी के पास, क्योंकि सारा पैसा उसने अंतिम संस्कार में लगा दिया हरकू के। तो जो बैल होंगे उनको भी बेच देगा वो कर्ज वालों से को कर्जा उतारने के लिए, और कर्जा दे देगा। उसके बाद वो खुद भी मर जाएगा। असली बात तो ये है। और उसके बाद कई लोगों को खेत पर दिखने लगेगा, तो वो समझेंगे अभी जिंदा है। और उसकी पत्नी को दिखेगा एक बार, वो कहेगी कि घर पे चलो, लेकिन वो पीछे चलता चला जाएगा और गायब हो जाएगा। और एक दिन एक आदमी को खेत पे दिखेगा, वहाँ वो भी बुलाएगा उसको, लेकिन पीछे चलता चला जाएगा और वहाँ से भी गायब हो जाएगा। वैसे यही है इस चैप्टर में। हालांकि 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ अभी बाकी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। 3-4 पैराग्राफ अगली वीडियो में। बाय बाय तब तक के लिए।